वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आज हमारे पास कुछ लोकल न्यूज़ भी है, उसके अलावा शाओमी रेडमी के लॉन्चेस भी हैं, प्रोजेक्टर बहुत हैं, मैं गाड़ियाँ बड़े मज़े की। आज तो शाओमी ने हद मचाई हुई है वैसे, सही बात है। लेकिन खैर अच्छा, इससे साथ साथ ना कुछ इंपॉर्टेंट थी जो टेलको से रिलेटेड थी, मैं चाह रहा था आपसे डिस्कस करूँ। नंबर 1 वो जो 5G से अपडेट थी, तो हमने कहा थोड़ी सी 5G की और अपडेट दे देते हैं कि नेशनल कनेक्टिविटी प्लान के तहत ना आसिल दे आर सेइंग कि हम 3x स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे जो अभी हमारा फाइबर पे है। तो जो फाइबर पे अभी है वो एवरेज स्पीड जो है वो 30 Mbps है। उन्होंने ओवरऑल ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कहा है कि स्पीड्स बढ़ा देंगे फ्रॉम एवरेज स्पीड टू गुड एवरेज स्पीड। मतलब 30 Mbps अगर एवरेज है तो उसको वो 85 Mbps तक लेके जाना, 3 टाइम्स ज़्यादा है। 3 टाइम्स ज़्यादा। तो उन्होंने एम्बिशियस गोल तो बता दिया कि 3 टाइम्स बढ़ा देंगे। अब देखते हैं असल में क्या होता है। इसके अलावा इस कनेक्टिविटी प्लान में ये है कि फाइबराइजेशन बढ़ जाएगी। 60% जो है टारगेट कर रहे हैं कि हो जाए इस साल ही। साथ 5G, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा कनेक्टिविटी में देखना पड़ेगा। 5G रोल आउट भी है इसमें फाइबराइजेशन भी है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड भी ओवरऑल बढ़ाना चाह रहे हैं इस कनेक्टिविटी प्लान में। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ एक और जो है फॉलोअप न्यूज़ है, वो है आसिल, आप थोड़ा सा मुझे समझाएंगे, क्योंकि याद है आपको हमने बताया था कि ये जो पहले बिल पास हो रहा था, फिर इश्यूज़ आ गए, फिर वो हराम करार दी गई। क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, तो अभी क्या अपडेट आई है? अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक रिलीफ न्यूज़ आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये अपनी जजमेंट पास कर दी है कि क्रिप्टो की जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस होती है ना, मगर मतलब मैं और आप अगर आपस में शेयर करें तो इट इज़ नॉट अ क्राइम, फ्रॉडुलेंट नहीं है ये बिल्कुल, क्योंकि क्रिप्टो शुरू से। लेकिन वो रजिस्टर होनी चाहिए ना। हाँ, चीज़ एक बंदे के अकाउंट में आए हैं। हाँ, इशू ये हुआ था कि एक लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्कैम वाले केस पे बात की थी कि एक बंदे ने 3 बंदों ने बल्कि जो एक्यूज़ थे, उन्होंने अपने विक्टिम के थ्रू क्रिप्टो के थ्रू पैसे निकलवाए थे। तो उस केस के बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट ने ये अपनी जजमेंट दे दी है कि इट इज़ नॉट फ्रॉडुलेंट, कि आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि अरे दिस इज़ गुड फॉर अस जिसने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, कि इट इज़ नो लॉन्गर अ ग्रे एरिया। पहले क्लियर नहीं था, कोई क्लियर लॉज नहीं थे। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो हैं इट्स सेफ नाउ। अच्छा, चलो, इसके साथ साथ जो है ना व्हाट्सएप की एक नया फीचर अपडेट आई है कि उसके थ्रू आप डी क्लटर कर सकते हैं। अब बेसिकली डी क्लटर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मैसेजेस ऊपर नीचे होते हैं, आपको मेन मैसेजेस जो है कम मिल रहे होते हैं। ये सेम इशू होता था व्हाट्सएप से पहले। हमारे एक्चुअल मैसेज जो ये सेलुलर मैसेजेस होते थे, उसमें भी सबसे बड़ा मसला हमें डिलीट करने पड़े होते। तो अब उन्होंने एक फ़ीचर निकाला है असल के आपके जो बिज़नेस मैसेज हैं वो शो होना बंद हो जाएंगे लिस्ट में। होता है ना, आपका OTP अक्सर आना होता है मेटा के थ्रू, आपके मैसेज आना होता है कि पोस्ट एक्स का आपका आ गया जी। उसके अलावा प्रोमोशनल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। हाँ, जो मेन जो कंपनीज़ के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं ना डायरेक्टली आपको, या तो मार्केटिंग के लिए या तो अपडेट्स के लिए, वो खुद ही ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर साइड पे हो जाएंगे। आपकी मेन चैट में जो है हजूम नहीं लगेगा और क्लटर नहीं बनेगा आपकी मेन चैट में। ये फीचर आ रहा है। सही। तो इसके अलावा व्हाट्सएप की एक और अपडेट है। हाँ, वो बता कि एकदम हज़ारों लोगों के अकाउंट जो है ना, यार ये क्या हुआ और ये कब हुआ है? ये रिसेंटली हुआ है, 1-2 दिन ही हुए हैं। अच्छा, मैं क्योंकि कह रहा हूँ एक दफ़ा पहले भी हुआ था ये इस तरह की, लेकिन इतनी ह्यूज न्यूज़ नहीं आई थी, बट हुआ था कुछ इशू। हाँ, पहले भी हुआ था। इस दफ़ा ये हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे मेटा को और व्हाट्सएप को भी टैग करके कहा है कि मेरा अकाउंट जो है कोई वार्निंग के बगैर ही, किसी वजह के बगैर ही ब्लॉक हो गया। मेटा ने एक्नॉलेज कर लिया इशू, ये कह रहे हैं कि हम अकाउंट्स जो भी इस मसले की वजह से हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, उसको रिकवर कर देंगे। और एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए मेटा ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूँकि बिलियंस ऑफ पीपल यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, तो हो सकता है कि जो विक्टिम्स हैं इस मसले के वो कोई हज़ारों से ज़्यादा हों। अच्छा, तो अगर आपका एकदम अकाउंट बैन हो गया या सस्पेंड हो गया, आपकी एक्सेस ख़त्म हो गई है, आप मेटा से कांटेक्ट करके आप इसके टिकट्स खुलवा सकते हैं कि मेरा ये इशू आ रहा है, तो आपका भी अकाउंट हो जाएगा रिकवर। अच्छा, लेकिन हो जाएगा? हो जाएगा। चलो, लेकिन ये है कि मे बी अच्छा, ये एक तो इंटरनेट भी तो डाउन चल रहा था आज और कल। ये जो हमारे कुछ दोबारा से एक्टिवेट हुआ शार्क, हाँ, है ना, कुछ ऐसा ही हुआ। नेटल ने कल ट्वीट की हुई थी कि सबमरीन केबल में कोई फॉल्ट आ रहा है और उसकी वजह से जो है इंटरनेट डिग्रेड हुआ है।
तो कह तो रहे थे, उन्होंने कल ही कह दिया था कि ठीक हो गया, लेकिन आज फिर डाउन हुआ था। तो मुझे लगता है उसी इशू की वजह से दोबारा मसला बना था और इंटरनेट स्लो हुआ था। और ये इट वाज नॉट लिमिटेड टू एयरटेल, दूसरे इंटरनेट प्रोवाइडर्स भी, जोंग वगैरह भी स्लो हुए थे। फॉर्चुनेटली यूफोन थोड़ा बहुत चल रहा था तो मैंने चला लिया था काम अपना, लेकिन अब जो है थैंकफुली रिकवर हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसके साथ साथ एक और लोकल ऐप की भी न्यूज़ है और मुझे अच्छी लगी है पढ़ के भी, कि पाक ऐप कलेक्ट्स 3.27 बिलियन इन गवर्नमेंट पेमेंट्स इन जुलाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इज़ इट राइट कि पाक ऐप जो है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटेशन दी गई है कि आप उसमें डिफरेंट किस्म के टैक्सेस और पेमेंट्स कर सकते हो। बिल्कुल, ये वही ऐप है। इसमें पाक से एब्रीविएशन है एक्चुअली, इसका एब्रीविएशन है पाकिस्तान आसान खिदमत ऐप। ओके, और ये NITB की तरफ से बनाई गई है। इसमें सारी गवर्नमेंट सर्विसेज उन्होंने एक जगह कंसोलिडेट की हुई हैं कि आपने जो है अपना टोकन टैक्स पे करना है। और इसमें 3 टोकन टैक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 3.27 बिलियन अराउंड जो है वो ज़्यादातर मेनली टोकन टैक्स की वजह से, व्हीकल टोकन टैक्स की वजह से भरा गया। व्हीकल ट्रांसफ़र फीस, और आपने कोई चालान के ट्रांसफ़र करने हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। आप इसके अलावा दूसरी सर्विसेज भी होती हैं इसमें, अगर आपने अपना डोमिसाइल लेना है। 1 लाख डाउनलोड क्रॉस कर गया भाई। हाँ, नाइस। और मैरिज का फॉर्म जो है ओपन करवाना है, और डेथ सर्टिफिकेट लेना है, बर्थ सर्टिफिकेट तो लेना है। ये नादरा से भी एफिलिएटेड होगी फिर हाँ। तो चीज़ें। ओके, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। और अपना आपने लाइसेंस भी करा सकते हैं, बनवा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। वेरी नाइस, मुझे बड़ी हेल्प करेगी रिन्यू में। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ आई वांट टू गो फॉर सम गैजेट्स। आज तो गैजेट्स ही गैजेट्स हैं हमारे पास। AI न्यूज़ भी है। हाँ यार, AI न्यूज़ भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर AI न्यूज़ पे आ जाए। ओवर द वीकेंड एकदम डीप सीक और एकदम कोएन आए। वेरी गुड। और तबाही मचा दी। डीप सीक का क्या खबर है? डीप सीक V4 फ्लैश आया भाई, उनका लाइट वेट मॉडल, जो कि बना ही इसलिए होता है कि आपके जो हैं लेस कंप्यूटिंग वाले टास्क जो है ना जल्दी जल्दी कर ले। हाँ। उन्होंने बहुत ही कोई सस्ता मॉडल निकाला है, डीप सीक V4 फ्लैश, और इसकी कॉस्ट है 100 गुना लेस फ्रॉम फेबल 5। ठीक है, फेबल 5 जो है उनका फ्लैगशिप मॉडल है। इनका मेन मॉडल भी तो कम है फेबल से। हाँ, इनके ओवरऑल सारे मॉडल ही बहुत सस्ते हैं, लेकिन फ्लैश से कुछ ज़्यादा ही, $0.28 का बस। वेरी नाइस यार। वैसे अब मतलब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दे आर पुशिंग हार्ड टू द कस्टमर्स, दे आर पुशिंग देम हार्ड के भाई, सॉरी पुलिंग देम हार्ड के जो है ना वो प्राइसिंग और इस पे जो है वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। और बेशक प्राइसिंग कम है, इसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस हल्की नहीं है। पता है GLM 5.2 जो कि ZAI का टॉप मॉडल है, उसको बीट करता है आउटराइट, हर बेंचमार्क में आगे उससे। क्लाउड ओपस 4.8 के नियरली आसपास है अक्सर बेंचमार्क्स में, ऑलमोस्ट। हाँ, इससे इट डजंट बीट 4.8, लेकिन आप इसको अक्सर चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो जो कि आप ओपस 4.8 को प्राइस पॉइंट भी तो देखो ना, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा। हाँ, 0.14 पर मिलियन अनकैश इनपुट टोकन्स, 0.0028 पर मिलियन कैश इनपुट टोकन्स और 0.28 पर आउटपुट टोकन। V4 Pro की प्राइस है $0.435 पर मिलियन अनकैश इनपुट टोकन्स, 0.87 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स। इसका दिस मेक्स V4 फ्लैश आउटपुट रफली 1/3 एज एक्सपेंसिव। इतना सस्ता है ये। अच्छा खैर, ये इसकी बात हो रही थी, साथ साथ इसके लाजमी है बात करना, क्वीन 3.8 अली बाबा का जो लार्जेस्ट AI है एवर, उन्होंने अनवेल किया है, लेकिन विद 2.4 ट्रिलियन पैरामीटर्स के साथ। 2.4 ट्रिलियन पैरामीटर्स तो किसी ने भी नहीं अभी तक उस तरह की है। ये इनके जो बड़े वाले मॉडल्स होते हैं ना, GPT 5.6 वगैरह, ये इसी साइज़ के आसपास होते हैं, लेकिन ये पब्लिकली रिवील नहीं करते अक्सर। हाँ, तो इन्होंने पहले ये प्रीव्यू दिया था अली बाबा ने अपने बड़े मॉडल का, कॉइन 3.8 मैक्स, अब इन्होंने फुली रिवील कर दिया। और मुझे याद है तुमने बताया था $2 पर मिलियन था, कुछ इसके अराउंड था। हाँ, ये भी डिस्पाइट बीइंग रियली बिग बहुत सस्ता है। आई थिंक $2 पर मिलियन इनपुट टोकन और $6 पर मिलियन आउटपुट टोकन। सही हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और बेंचमार्क्स भी इसके बहुत इम्प्रेसिव हैं। उसमें अगर तुम देखो तो GPT 5.6 से अक्सर चीज़ों में आगे है। मतलब रीजनिंग वाले कुछ बेंचमार्क्स हैं, कुछ कोडिंग वाले हैं, कुछ एजेंटिक बेंचमार्क्स हैं, उसमें कुछ में तो फेबल 5 से भी आगे। ऑब्वियसली हर चीज़ में नहीं बीट करता उनको,
लेकिन स्टिल इट्स रियली इम्प्रेसिव स्टफ। असल में वो कंपैरेटिवली इसलिए भी करके दिखा रहे हैं ना कि उन्हें पता है कि जो मॉडल और एग्जिस्टिंग टॉप पे है उसी के साथ कंपेयर करके आप अपना लेवल बताओगे। ऑलमोस्ट किमी के 3 के साइज़ के बराबर है। हाँ, और चाइना का जो है AI रैंकिंग का सिस्टम है, ओपन AI रैंकिंग सिस्टम, जो लोग खुद रेट करते हैं आगे AIs को, उसमें सेकंड नंबर पे आ गए थे उस लॉन्च होते साथ ही। अच्छा, इसके साथ साथ ना अब मैं सोच रहा हूँ अब तो गैजेट्स की तरफ आते हैं, लेकिन अगर कोई AI की न्यूज़ रहेगी। हाँ, ये क्या, EU इन्फोर्सेस वर्ल्ड्स टफेस्ट AI रूल्स विद अप टू 35 मिलियन पाउंड्स फाइन। EU ने जो है नए रूल्स लागू किए हैं AI के लिए कि आपने जो है क्लियरली बताना है कि आप किसी ऐप से जब इंटरेक्ट करोगे कौन सी ऐप जो है चैटबॉट है और कौन सी है जो कि डीप फेक्स बना सकती है। तो अगर कोई पकड़ा जाता है ऐप इस तरह की जो कि इट्स बीइंग यूज्ड फॉर डीप फेक न्यूज़, लेकिन वो अगर कॉन्सेंट में आई एग्री में बहुत छोटा सा लिखा हुआ फिर तो नहीं पता होता। हाँ, लेकिन आई थिंक EU वाले ख़ुद भी इसको सारों को असेस करेंगे और एनालाइज करेंगे मॉडल्स को, और अगर कोई पकड़ा गया इस तरह के इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए तो उनको अप टू 35 बिलियन यूरोज़ फाइन पड़ सकता है। बिलियन है मिलियन ओके, 35 बिलियन तो ज़्यादा हो जाएगा। या यूरो, सॉरी पाउंड्स नहीं, मैं गलत कह रहा था। यूरोज़ है, यूरोज़ ही है ना? यूरोज़, हाँ यूरोज़। और आई थिंक उन्होंने कहा था या तो 35 मिलियन यूरोज़ होगा या 7% ऑफ देयर एनुअल रेवेन्यू, समथिंग लाइक दैट। हाँ, अच्छा, एक जो और बहुत ही इंटरेस्टिंग AI से लास्ट खबर है, उसके बाद गैजेट्स में आ रहे हैं। उसका ओपन AI exposes messages that could complicate Apple's lawsuit। ये आसिल ने बताया था व्यूअर्स के जो हम खबर काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे कि एप्पल ने लॉ सूट फाइल किया है ओपन AI पे। वो ज़रा बताएंगे थोड़ा सा, एक वन लाइनर। एक्यूज़ किया था एप्पल ने ओपन AI को कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इंकरेज किया है कि एप्पल के जो है ना ट्रेड सीक्रेट्स लेके आओ। अब ओपन AI ने रिस्पॉन्ड किया विद ऑल द मैसेज रिसीव्ड्स एंड ईमेल रिसीव्ड्स। बड़ी फनी है वो। उसके मैंने ब्लॉग पोस्ट जाके पढ़ा तो उन्होंने सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाई हुई हैं और सारे ईमेल दिखाई हुई कि असल में ये हुआ ये है कि एप्पल ने तो एक्यूज़ किया था ना इनको कि आपने जो है ट्रेड सीक्रेट्स जो है इंकरेज किया अपने एम्प्लॉयज़ को निकलवाना। ओपन AI ने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसा हुआ है, मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन एप्पल ने ख़ुद आके जो है अपने फॉर्मल एम्प्लॉय को आके मैसेज करी जा रहे हैं कि हमारा जो है ना ये चीज़ें समझा दो, हमें एक्सेस दे दो, हमें टेक्निकल चीज़ें समझा दो। तो एक लीव नामी है बंदा जो कि अब ओपन AI में होता है, तो वो एप्पल के बंदे उसको बार बार कांटेक्ट करके कह रहे थे कि मुझे इंटरनल सिस्टम्स का एक्सेस दे दो और ये मुझे टेक्निकल चीज़ें समझा दो। ग्रुप चैट्स में डाली जाती है, जबकि ल्यू ने खुद भी कहा था कि दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट। अपने जो है कंपनी की जो सीक्रेट्स होते हैं वो ग्रुप चैट में मुझे डाल के तो ना एक्सपोज करो, इस तरह की चीज़ें। बड़ा फ़नी। और उसके अलावा भी एक और खबर आई थी कि एक और फ़नी सिनेरियो आया था जो पोस्ट में डाला है ओपन AI ने कि दे आर सेंडिंग अस लॉसूट्स ईमेल्स ऑन रॉन्ग ID। ओपन AI एप्पल ने जब इनिशियली रीच आउट किया था ना ओपन AI को लॉ सूट करने से पहले, तो उन्होंने गलत बंदे को ईमेल कर दी थी। और जब इनिशियली इवन जब ईमेल की थी ना, उन्होंने सारी स्क्रीनशॉट्स और ईमेल्स भी दिखाई हैं कि आपने ओरिजिनली जब हमें कांटेक्ट किया था आपने सिर्फ इतना कहा था कि हमने कुछ इश्यूज रिजॉल्व करने हैं। आपने उस वक्त तो एक्यूजेशन ही शेयर की थी हमारे साथ, फिर एकदम आपने जो है लॉ सूट फाइल कर दिया 5 महीने की साइलेंस के बाद। तो अभी भी ओपन AI ने उसको उनके मेन एलिगेशन को एड्रेस नहीं किया ट्रेड सीक्रेट्स वाली को, लेकिन उनकी अप्रोच को ओपन AI ने दब्बा लगा दिया उस पर कि आपने ये किस किस्म की अप्रोच है कि आपने ना सही से हमें कांटेक्ट किया और फिर लॉ सूट भी कर दिया, और हमारे एम्प्लॉय को खुद कांटेक्ट करके उससे सवाल पूछ रहे और हमें कहते हैं कि ट्रेड सीक्रेट्स दे रहे हैं। अच्छा, मैं हंस रहा हूँ इस बात पे कि यार ये क्या सीन चल रहा है। खैर जैसे सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होती कि लोगों को एक्सपोज करने वाली कि इसने जो है चीटिंग की उस पर, उस तरह ही ओपन AI के ब्लॉग पोस्ट में स्क्रीनशॉट्स पड़ी हुई हैं मैसेजेस की और ईमेल्स की। मैं तो कहता हूँ सही किया। हाँ सही किया। देखते हैं इसको किस तरह करना है। अच्छा, वैसे ये जो वॉर है ना ये अभी चलेगी, हार्डवेयर वर्सेस AI सारों की यही चलेगी। अभी उसी से रिलेटेड एक और ख़बर है। अब देखो कई बिजनेसेस के साथ वॉर चलेगी। अब देखो उससे रिलेटेड एक और ख़बर है कि AI इज़ मेकिंग इट हार्डर टू फाइंड चीप फ्लाइट्स। अब मसला ये है कि एक इसराइली कंपनी है फैचर जो कि AI
करती है जिसमें वो चीप फ्लाइट्स फाइंड आउट करके देती है, लेकिन वो कह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो मेकिंग हार्डर टू लाइक उसमें हो क्या रहा है कि वो फाइंड आउट करके देती है, उसके कस्टमर्स हैं डेल्टा एयरलाइंस या वर्जिन अटलांटिक, ठीक है, इस तरह के जितने वो हैं, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली जो इशू आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि वो ज़रूरी नहीं आपको एग्जैक्टली वो करके दें चीप फ्लाइट्स, लेकिन ये है कि अगर अब एआई ने ही सेलेक्ट करके देना, उसका मसला ये है कि एयरलाइन फ़्लाइट्स यूजुअली तो इस तरह एडजस्ट होती है ना कि एक फ़िक्स्ड रूल्स होते हैं इनके कि इस अरसे के बाद इतनी अमाउंट ऑफ बुकिंग्स के बाद फेयर जो है चेंज हो जाएंगे। तो लोगों को पता होता था कि कब प्लानिंग करके ना एयरलाइन फ़्लाइट्स जो है ना कब बुक करानी तो उन्हें सस्ती पड़ेंगी। एआई का मसला ये है कि वो डायनामिकली एडजस्ट कर सकती है डिमांड के मुताबिक, वो देखती है कि कितने लोग बुक करा रहे हैं फ्लाइट, तेज़ हो गए उल्टा हो तो ज़्यादा, यानी इसका मतलब ये कि उन्हें आइडिया होगा कि इतने लोग आने वाले हैं तो ठीक है, हाँ, तो वो खुद ही एडजस्ट होती रहती हैं प्राइस। तो लेकिन उस आर्टिकल में ये भी है कि हमेशा नहीं प्राइसेस बढ़ाएगी टिकट्स की, हो सकता है कम भी कर दे, क्योंकि अगर डिमांड बहुत कम है, लोग आ ही नहीं रहे, तो ये भी हो सकता है कि प्राइस नीचे गिर जाए। लेकिन इट इज़ स्टिल ट्रू कि सस्ती फ़्लाइट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एआई की बात। और बेसिकली ना इसको वो नाम दे रहे हैं कि सर्वेलेंस प्राइसिंग शुरू हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, यानी इनके पास कस्टमर का डाटा होगा, इनके पास कस्टमर की सर्च होगी। हाँ तुम समझ रहे हो बात को? हाँ, दिस इज़ व्हाट जिस पे यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने एग्जामिन हाउ कंपनीज यूज़ एआई एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगेन ये वही बात है जैसा डीप फेक्स पे या उस पे बात हुई है कि टेल अस कि आप क्या क्या जो है वो एक्सेस कर लेबल हो, हाँ लेबल्ड हो कि यार इसका ये है इसका ये। खैर इसके साथ एक लास्ट खबर एआई की कि एलजी रिलीजेस साउथ कोरियाज़ लार्जेस्ट एआई मॉडल विद 750 बिलियन पैरामीटर्स। साउथ कोरिया ने भी लॉन्च कर दिया है, उधर से जर्मनी ने भी लॉन्च किया है अपना एआई। मुझे लगता है इनको अपना एआई भी लॉन्च करना पड़ेगा, इनको डेटा सेंटर्स भी अपने अलग रखने पड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सबको ये करना पड़ेगा। डेटा सेंटर्स महंगे बहुत हो गए, लेकिन इसका मसला ये है कि डाटा सेंटर्स जो है ना कुछ चंद कंपनीज जिनके पास पैसे हैं और जिन्होंने पहले से बनाए हैं वही बुक करके दिए जा रहे हैं सबको। हाँ देखा था ना XAI और एंथ्रोपिक की डील हुई थी। हाँ AMD और एंथ्रोपिक की डील हुई थी। एनवीडिया तभी तो हर किसी को बेच रहा है क्योंकि उनके पास डाटा सेंटर इतने बड़े बड़े हैं। KEXA-1 के नाम से इन्होंने भी निकाल दिया है 2.0 हाँ, और 750 बिलियन है या मिलियन है बिलियन पैरामीटर्स। द मॉडल अवेलेबल ऑन हगिंग फेज ऑन जुलाई 31 से स्टार्ट हुआ है। ये कॉन्टेक्स्ट विंडो इसकी है 256,100,000 टोकन्स। हाँ, और ये 3 टाइम्स बिगर है इनके पहले मॉडल से जो कि KEXA-1 था, उसके थे 236 बिलियन पैरामीटर्स, उसके 23 बिलियन जो है एक टाइम पे एक्टिवेट होते थे। अच्छा, ये कोरियन, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज, वियतनामीज, फ्रेंच, इटालियन, पोर्चुगीज एंड पॉलिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। हाँ, तो इंग्लिश करता है। इससे पिछले मॉडल से सेफ भी ज़्यादा ही है। और इसके अलावा हाँ, इसकी 10.8% इम्प्रूवमेंट है ओवरऑल। इसकी प्राइसिंग के बारे में भी पता लगा है, जब लॉन्च तो हो गया होगा फिर ऑब्वियस है कि ये प्राइसिंग आई डोंट थिंक इन्होंने रिवील की है भी ओपनली। लेकिन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट्स के मामले में 10% इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें ना कोडिंग वगैरह एजेंटिक चीज़ें उसमें 30% आ गई पिछली। और Apache 2.0 लाइसेंस है इसका, मतलब इट्स ओपन फॉर कमर्शियल यूज़। आई थिंक दैट्स इट फॉर AI न्यूज़। हाँ, AI न्यूज़ के आई थिंक दैट्स इट। उसके बाद हम चलते हैं गैजेट न्यूज़ पे। कुछ Xiaomi पे आए, Xiaomi पे आ जाओ। पहले गाड़ी से स्टार्ट करके फिर गैजेट न्यूज़ पे आते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि Xiaomi ने एक और गाड़ी निकाल दी है। हाँ, जो स्काई नोमैड अपनी जो नया ब्रांड जो टीज कर रहे थे गाड़ियों का, वो उन्होंने फाइनली फुली रिवील कर दिया एंड इट्स जस्ट एज इम्प्रेसिव एज यूड थिंक। Xiaomi की याद है ना पिछली EV के बारे में भी हमने इतनी जो डिटेल्स बताई थी, दैट वाज आल्सो वेरी इम्प्रेसिव। तो अब उन्होंने स्काई नोमैड SUV निकाली है जो कि EREVs हैं। इसमें होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर ही चलाती है आपकी गाड़ी, लेकिन साथ पेट्रोल इंजन एक सिर्फ पावर करने के लिए होता है आपकी बैटरी। अच्छा, ये एक तो रीव टेक्नोलॉजी है, ये वो नहीं है EREV। हाँ, इसमें पेट्रोल इस तरह यूज़ होता है कि सिर्फ है, तो ये भी वही बात, एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। हाँ, इसमें जैसा कहा ना मैंने कि पेट्रोल सिर्फ बैटरी पावर करने के लिए होता है, आपकी उसको नहीं चलाता, गाड़ी को नहीं चलाता, गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही चलाती है। इसकी थैंक्स टू दिस इसकी रेंज इज़ द बिगेस्ट इन दिस सेगमेंट।
500 किलोमीटर। यार पता है क्या, ये तो दीपाल जो हमारे पास है, जो रीव टेक्नोलॉजी पे है, बहुत अच्छी कार्स है और बहुत ही खूबसूरत और रेंज एक्सटेंशंस हैं उनके पास, लेकिन वो महंगी भी हैं। लेट्स सी इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस पहले तो दो मॉडल्स हैं, N70 Max और N90 Max। N70 Max स्टार्ट्स एट $38,500। अगर तुम कन्वर्ट करो तो मैं आगे डिटेल्स भी बता देता हूँ। डन, तुम इतनी देर डिटेल्स बताओ, मैं कन्वर्ट करता हूँ। N90 Max है $44,400 की, और लग्जरी वाइज भी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रॉपर रेंज रोवर वाली लग्जरी है। इसमें हमने काफ़ी डिटेल में आर्टिकल किया, आपका इसमें लिंक आपको डाल देंगे। इसके इंटीरियर भी आपको देख के काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा। रियली लग्जरियस कार। आई थिंक 1 करोड़ कितना बनता है? 7,80,000। हाँ नहीं, हाँ 1 करोड़ 7,80,000। तो स्पोर्टेज के आसपास वाली प्राइस हुई। हाँ इसका है 0 to 100। N90 Max जो है 0 to 100 जाती है 6 सेकंड में। हाँ। और मैक्सिमम स्पीड है इसकी 190 किलोमीटर्स। इसके अलावा इसकी बैटरीज हैं, इसकी रेंज बिटवीन 63.3 किलोवाट आवर और 80.3 किलोवाट आवर। और जैसा रेंज पहले मैंने बताया कि 500 किलोमीटर्स रेंज है इसकी। अच्छा खासा डिस्टेंस बनता है ये, क्योंकि कश्मीर से कितना बन जाता है ये कराची तक? क्या कितना? 500 किलोमीटर। नहीं, इट्स नॉट दैट। मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, कश्मीर से कराची नहीं, कश्मीर से कराची तो तुमने बहुत लंबी छोड़ दी। अभी तुम्हें व्यूअर्स बताएंगे तुम्हें यूट्यूब कमेंट्स में। वैसे मजाक कर, मैं बताता हूँ 500 एग्जैक्टली मेरे से पूछ लो ना यार। इस्लामाबाद से भावलपुर का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। इस्लामाबाद से कराची कितना बनता है? नहीं, इस्लामाबाद से कराची तो भाई क्या हो गया है, वो तो अराउंड 1000 किलोमीटर्स है। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से लाहौर 380 और इस्लामाबाद से भावलपुर, इस्लामाबाद से मुल्तान अराउंड 500 है। नहीं, मुल्तान पहुँच सकते हैं अगर आप गाड़ी चार्ज। बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ 500 किलोमीटर्स इज टू मच गुड। 500 किलोमीटर बताऊँ क्या है, इधर देखो स्वीट स्पॉट बताऊँ। एवरीवन जो सोचता है कि मुझे अगर लेनी है तो कितनी एक रेंज होनी चाहिए इस प्राइस, वो है इस्लामाबाद टू लाहौर। और इस्लामाबाद टू लाहौर 450 या 400 किलोमीटर के अंदर है। मैं चेक कर लेता हूँ कितना बनता है। तो वो तुम कंफर्म है कि ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स हो जाएगी अगर ये चीज़ होती है। बट मुझे अगेन प्राइस पॉइंट पे हो रहा है थोड़ा सा कि बस प्राइस पॉइंट जो है ना वो कंपैटिटिव। इस्लामाबाद से लाहौर बनता है 380 किलोमीटर। तो वही 400 समझ लो, क्योंकि देखो इंटरनली एक्सटर्नल भी मिला लो तो मैं वही बता रहा हूँ 400 के अराउंड है वो। तो ऑब्वियसली 500 है तो उसको। और हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कम्प्लीटली एक्यूरेट होती भी नहीं है। हाँ, अगर 500 वो कह रहे हैं तो हो सकता है कभी नीचे हो जाए, कोई 450 हो जाए, 400 हो जाए, तो लाहौर तो पहुंच जाओगे। तो ये एक बड़े मज़े की। अच्छा, इसमें कोई और स्पेक्स हैं जो इंटरेस्टिंगली हमें मिलें कि हम उसको वो करें? हाँ डिटेल्स हम। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता रहा था कि 1.2 करोड़ और 1 करोड़ के अराउंड बन रहे हैं दोनों वेरिएंट्स। दिस इज इम्प्रेसिव, नाइस। लेकिन ये एक बात बताऊं, हाँ हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया, अभी लोग पता है कहेंगे जो टैक्स लगेगा आके यहाँ। हाँ लोकली अगर यहाँ गाड़ी आती है तो टैक्स उसका अलग लगना। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो रीव है ना एक्सटेंडेड, वो भी बहुत महंगी है, तो ऑब्वियसली उसी की प्राइस पॉइंट पे बन जाती है फिर। हाँ ये भी देख, क्योंकि अभी ये भी तो देखो ना कम्पीट किससे कर रही है। अभी तो 1 करोड़ के अराउंड ना नॉर्मली ये जो जैको है और ये हैं, इनके बेसिक वेरिएंट्स आते हैं। हाँ इवन जो PHEVs हैं या रीव्स हैं वो तो शुरू ही 1 करोड़ 30 से हो रही हैं, जिनकी रेंज अच्छी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो खैर ये है। इसके साथ साथ शाओमी के प्रोजेक्टर भी हैं जो तुम मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान आएंगे कि नहीं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मोस्ट लाइकली आएंगे, क्योंकि शाओमी के गैजेट्स प्रोजेक्टर्स पहले ही पाकिस्तान में हैं काफ़ी सारे अवेलेबल और काफ़ी सिमिलर स्पेक्स के साथ भी अवेलेबल, लेकिन वो महंगे पड़े हैं। ये इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा सस्ता लॉन्च किया, रेडमी प्रोजेक्टर 5 सीरीज़ के नाम से। इसमें 2 हैं, प्रोजेक्टर रेडमी प्रोजेक्टर 5 और रेडमी प्रोजेक्टर 5 प्रो। इनमें जो है 120 इंचज़ की प्रोजेक्शन है, 1080p है। फ़र्क ये है प्रोजेक्टर 5 और 5 प्रो में, 5 प्रो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है। ब्राइटर वाले में आपको 1000 लूमेंस की मिल जाती है, ब्राइटनेस HDR10 सपोर्ट मिल जाती है। और रेगुलर वाले में है 400, यस 400 लूमेंस ऑफ ब्राइटनेस है। और दोनों में कलर और एंगल करेक्शन है कि अगर आपको किसी दीवार पे सेट करना है, दीवार का कलर थोड़ा ख़राब है, ऑफ वाइट है, अच्छा ग्रे है, थोड़ा सा डार्क है, तो कलर एडजस्ट खुद ही ऑटोमेटिकली कर सकता है ये प्रोजेक्टर।
यार मैंने हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बिफोर ऑफ द रिकॉर्ड, वो हम ये बात कर रहे थे कि अभी कौन से अवेलेबल हैं. अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ अवेलेबल हैं जो तकरीबन महंगी प्राइस में है, क्योंकि ये प्राइस जो है ना, मुझे अगर ये पाकिस्तानी में आए तो कितना एक बनेगा तुम्हारे ख्याल में? चाइना में तो है प्राइस इसकी है जो प्रोजेक्टर 5 है उसकी $148 और हाँ. प्रोजेक्टर 5 प्रो जो है वो $281. $148 का जो है वो अराउंड कितने बनते हैं पाकिस्तानी? आई थिंक तकरीबन मैं बताता हूँ. वैसे तुम्हें एक आइडिया दे दूँ, लाख के करीब प्रो बन रहा है और ये बन रहा है 70 का या 60 का. 70 नहीं, किधर नहीं, 40,000 का बन रहा है. अच्छा, 40,000 का सादा और 248 का ना दूसरा. नहीं, 281 बनता है $78,000 रुपीस डॉलर नहीं. अच्छा, फिर तो ये बड़ी अच्छी प्राइस है, क्योंकि अभी जो मैंने प्रोजेक्टर हम लोग देख रहे थे वो पुराने 90 का था. 90 का मिनिमम था भाई, बाकी तो लाख से भी ऊपर थे बहुत सारे. लेकिन आई नो, लेकिन एक जो 90 का था उसकी प्राइस इससे सिमिलर थी. ओल्डर वर्जन एल सीरीज का कोई था. पाकिस्तान आके शायद ये थोड़ा टैक्स वगैरह बढ़ा, टैक्स लगा दे. आई डोंट थिंक ये लोकली प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन यार मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है. हाँ, फीचर्स में मज़ीद बताया तो अगर आपने सुनने तो. हाँ, बताओ. SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है आई स्ट्रेन काम करने के लिए. टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है, सेंसिंग मॉड्यूल ताकि आपके एंगल्स वगैरह एडजस्ट कर सकें अगर आपको थोड़ा टेढ़ा प्रोजेक्शन आ रही हो. हार्डवेयर फीचर्स हैं इसके, MediaTek MT9 सीरीज़ प्रोसेसर लगा हुआ है, 1 GB रैम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है. मतलब अगर आपने मूवी इसके अंदर डालनी सही बात है. Xiaomi का हाइपर कनेक्ट के थ्रू ये कनेक्ट होता है. इवन कंपैटिबल Xiaomi स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, लाइट्स, कर्टन्स एंड ऑल दैट. एक सील्ड ऑप्टिक इंजन है जो कि Xiaomi के जो पिछले प्रोजेक्टर जो कि पाकिस्तान में पहले से अवेलेबल है उनमें भी है. उससे ये होता है कि डस्ट फ्री रहता है और कोई इश्यूज़ नहीं आते, परफॉर्मेंस इश्यूज़. इसमें प्रो वाले में 120 हर्ट्ज़ की है रिफ्रेश रेट, 5 ms लेटेंसी, MEMC मोशन कंपनसेशन जो कि टीवीज़ में भी होते हैं फीचर्स, 150 डिग्रीज ऑफ वर्टिकल एडजस्टमेंट, 20 और प्रोजेक्शन करेक्शन है इसमें 20 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होना, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देगा. सो दिस इज़ अ कूल न्यूज़ टू एंड. यस, सो इट्स अ रैप. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.